अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये सब क्या हैं। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो आप आगे चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स है, यानी कि हमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। याद रहे, इस लेक्चर के थ्रू हम जितने भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, या जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उन्हें भी साथ में लेके चलेंगे। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम एक क्विक रिवीजन कर लें चैप्टर नंबर 2 की, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपके रह गए थे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो साथ साथ हम क्लियर कर लें। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप उस एक्सरसाइज को खुद भी करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज बोर्ड में इतनी आती भी नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं? तो रियल नंबर आपके पास कॉम्बिनेशन है इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी दो नंबर्स का रेशो लूँ और उसका आंसर किसी डेसिमल पॉइंट पे आके रुक जाए, या तो आप इसको इसी फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा रेशो जिसका आंसर डेसिमल में रुक जाए तो उन्हें आप कहते हैं रैशनल नंबर, या कोई भी ऐसे दो नंबर्स का रेशो, दो इंटीजर्स का रेशो जो एक कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट करके दे। फॉर एग्जांपल 1/3 में 0.333 ये नंबर चलता रहेगा, तो यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनका रेशो एक रिपीटेड आंसर दें, यानी कि एक रिपीटेड नंबर्स दें, तो ऐसे नंबर्स को आप कहते हैं रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर का मतलब, इसमें आपके पास कोई भी ऐसे नंबर, फॉर एग्जांपल √2, इसका अगर आप आंसर लेंगे तो एक नंबर कंटिन्यूसली चलता रहेगा 1.41, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी नंबर आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरीके से √3 आप निकाल लें, ये नंबर आपके पास चलता रहेगा, रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो रिपीट ना हो उन्हें आप कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इसमें पाई एक बहुत ही मशहूर टर्म है, 3.14 एंड सो ऑन। आपके पास पाई एक ऐसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। डिटेल में मैं नहीं जा रहा, डिटेल में फिर कभी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आपके पास रियल नंबर इज द कम्बिनेशन ऑफ इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपके पास दो तरह से डिवाइड किए जाते हैं, एक फ्रैक्शंस, दूसरा इंटीजर्स। तो फ्रैक्शन जिस तरह अभी हमने देखा 3/2 या 1.5, 0.33 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शंस की दो टाइप्स हैं, जिसे आप कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। कॉमन फ्रैक्शंस आपके पास जिस तरीके से 3/2, डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब आप कोई भी डेसिमल पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। और दूसरा इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके पास नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, फॉर एग्जांपल 1, 2, -2, -4 एंड सो ऑन। और जीरो आपके पास एक अलग से कैटेगरी रखी जाती है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो आपके पास ये पूरा टेबल समझ आना चाहिए, पूरा चार्ट आपको समझ आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिंपली द कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है फाइंड द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ऑल्सो देयर मॉडुलस। तो यहाँ पर हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। आपसे दो चीज़ें मालूम करने को कही हैं, पहला कॉन्जुगेट, दूसरा मॉडुलस। अब पार्ट 3 में आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म गिवन है 5, -2। इसे ओपन करेंगे आप और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका जो कॉमा है इसको हटा के, अगर कोई साइन नहीं होता तो प्लस साइन लगाते हैं, अगर यहाँ पर जिस तरह माइनस साइन है तो आप माइनस साइन ही लिखे रहने देंगे। साथ में कॉमा के बाद जो सेकंड टर्म है, ये टर्म होती है आपकी इमेजिनरी टर्म, तो इसके साथ आप आयोटा लगाते हैं। तो z इज इक्वल टू 5 -2 आयोटा, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप ऊपर एक बार लगाते हैं, तो z बार इज इक्वल टू, इस पूरे नंबर के ऊपर भी आप बार लगाएंगे। तो कॉन्जुगेट निकालने का तरीक़ेकार ये होता है कि आपके जो इमेजिनरी पार्ट हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास माइनस साइन है, अगर ये बार आप लगाएंगे और इसको हटाना चाह रहे हैं, यानी कि कॉन्जुगेट निकालना चाह रहे हैं, तो ये माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस साइन में। अगर फॉर एग्जांपल प्लस साइन होता तो ये कन्वर्ट हो जाता माइनस में। अब यहाँ पर आपके पास जो कॉन्जुगेट है वो आ गया 5 + 2 आयोटा।
क्योंकि सवाल आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन था तो आप आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ही देंगे। तो आपके पास 5, 2, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को। अब सेकंड आपसे कहा था कि मॉडुलस ऑफ z निकालें, तो मॉडुलस ऑफ z यानी कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसका मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग बताएंगे। यहाँ पर आपके पास 5 - 2 आयोटा में रियल पार्ट जिसको आप x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज 5 और इमेजिनरी पार्ट जिसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज -2। अब जब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बता दिए, अलग कर दिए, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √x² यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे x और y की तो 5 और -2 पुट करें, आपके पास आंसर √29 यूनिट्स मॉडुलस ऑफ z आ जाएगा। सवाल में आपसे कहा था कि कॉन्जुगेट ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z निकालें, तो इस तरीके से आपने इसके आंसर निकाल लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये सवाल गिवन है, इस सवाल में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप x और y को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें, 2, 3 के इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे पास -4, 7 / 2, 3 ये नंबर है, इसे आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से ओपन करके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं -4 + 7 आयोटा / 2 + 3 आयोटा। अब एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। याद रहे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने का मतलब आपका जो यहाँ पर प्लस साइन था अब इधर कन्वर्ट हो गया माइनस में। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास -4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से, +7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा दोबारा इस पूरी टर्म से, और डिवाइड बाय आपके पास 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। अब अगर आपको a + b इंटू a - b का फॉर्मूला याद हो दैट इज a² - b², तो देखें आपके डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब आप इनको सॉल्व कर लें, -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -8, इसी तरीके से 12 आयोटा + 14 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर। आपने सिंपल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दिया और डिनोमिनेटर में a² - b² फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पर आपके पास सॉल्व करने पर -8 -21 आयोटा स्क्वायर, मैं इधर करीब में लिख रहा हूँ -8 के क्योंकि ये रियल पार्ट में कन्वर्ट होने वाला है, और +26 आयोटा आपके पास दोनों को ऐड करके आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था आयोटा हमेशा √-1 के बराबर होता है। पीछे मैंने इमेजिनरी पार्ट आपसे डिस्कस नहीं किया। इमेजिनरी पार्ट यानी कि इमेजिनरी नंबर आप उन नंबर्स को कहते हैं जिनके अंदर अंडर रूट में माइनस साइन आता हो या एक आयोटा टर्म आती हो। आयोटा रिप्रेजेंट ही करती है अंडर रूट -1 को। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। अब आप इसके अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास जहाँ पर आयोटा स्क्वायर था वहाँ पर -1 पुट हो जाएगा। अब इस -1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये +21 और +9 इसमें कन्वर्ट हो गया। सिंप्लीफाई करें 13 + 26 आयोटा डिवाइड बाय 13। यहाँ पर अब आप एलसीएम ब्रेक कर दें तो 13/13 + 26/13 आयोटा। सॉल्व करने पर आपके पास 1 + 2 आयोटा विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब क्योंकि सवाल आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन था तो आप भी इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ही आंसर देंगे, तो आपका 1 + 2 आयोटा कैन बी रिटन एज 1, 2। तो ये था मेथड आपका सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। अब थर्ड पार्ट जैसा कि मैंने कहा कि डिस्कस करूंगा, तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कहा था कि x + 2y आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू x आयोटा। अब आपने साइड में फॉर्मूले का हवाला देना है कि a + b होल स्क्वायर क्या होता है। जब आप a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस ब्रैकेट पे अप्लाई करेंगे तो आपका a² + 2ab + b² इसमें ओपन होगा। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास x² + 4xy आयोटा + 4y² आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, वैल्यूज पुट कर दें। आपके पास x² - 4y² + 4xy आयोटा इज इक्वल टू x आयोटा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास x आयोटा जो है दैट इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट अगर है तो इसके साथ जाहिर है रियल पार्ट भी मौजूद होगा। तो रियल पार्ट अगर कुछ नहीं यहाँ लिखा तो इट मीन्स कि रियल पार्ट यहाँ पर 0 है। तो आप क्या करेंगे, 0 + x आयोटा लिखेंगे। अब आप इसको लिख सकते हैं कि x² - 4y² ये दोनों नंबर्स रियल पार्ट हैं और 4xy आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। आप इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो x² - 4y²,
4xy इज इक्वल टू 0, x। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका जो रियल पार्ट है दैट इज x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के कॉन्सेप्ट से देखें तो आपकी ये चीज़ बराबर है, और 4xy इज इक्वल टू x। यहाँ पर आप इनको सॉल्व कर लें। सबसे पहले आप 4xy इज इक्वल टू x में 4x इधर डिनोमिनेटर में भेजें, आपके पास x डिवाइड बाई 4x होगा, x आपस में डिवाइड होंगे, y विल बी इक्वल टू 1/4। अब y की वैल्यू जब आपके पास आ गई, आप इसे पुट कर दें x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 0, यानी कि x² इज इक्वल टू 4y²। y की जगह 1/4 पुट करें, सॉल्व करने पर आपके पास x² विल बी इक्वल टू 1/4। अब x² इज इक्वल टू 1/4 आपके पास आया है। x² का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो आपकी दूसरी साइड पे प्लस माइनस अंडर रूट में वो वैल्यू लिखी जाएगी, तो आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 और ये बाहर आके प्लस माइनस 1/2। तो x के दो आंसर आपके पास आ गए, प्लस बी माइनस बी 1/2। आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे x, y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, 1/4। तो x आपके पास प्लस माइनस 1/2 वैल्यू है और y की वैल्यू 1/4 है। तो ये तरीक़ेकार था क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास z इज इक्वल टू -3, 8, इसे आप ओपन करेंगे तो z इज इक्वल टू -3 प्लस 8 आयोटा। अब एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब, एडिटिव इनवर्स आप कहते हैं कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप ऐड करवाएं और आंसर 0 के बराबर आ जाए। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो y है अगर ये -x के बराबर होगा तो x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो हम एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिंपली ये करते हैं कि आपके पास जो भी नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास अगर z इज इक्वल टू -3 प्लस 8 आयोटा है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होकर 3 माइनस 8 आयोटा बना देगा। तो मेरे पास यहाँ पर एडिटिव इनवर्स विल बी इक्वल टू -z दैट इज 3, -8। ये तरीक़ेकार था एडिटिव इनवर्स निकालने का। बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल आपने माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवा देना है अंदर तमाम वैल्यूज से। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब आप कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1 के बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर y की जगह 1/x पुट कर दूँ तो x इंटू 1/x आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर 1 के बराबर देंगे। तो हमेशा जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो आप सिंपली उस नंबर को इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि 1/z कर देते हैं। तो मेरे पास 1/z विल बी इक्वल टू 1/-3 प्लस 8 आयोटा। अब कॉन्सेप्ट याद रहे, आपके पास डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा की टर्म नहीं आ सकती, कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद आपके पास -3 माइनस 8 आयोटा होल डिवाइड बाई ये ब्रैकेट आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रही है। तो आपके पास अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में a² माइनस b², वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, आपके पास 1/z विल बी इक्वल टू -3 माइनस 8 आयोटा डिवाइड बाई 9 माइनस 64 आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। वैल्यू पुट करें, आपके पास -1 पुट होने की वजह से माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर -3 माइनस 8 आयोटा डिवाइड बाई 73। आप एलसीएम ब्रेक करें, -3/73 माइनस 8/73 आयोटा। अब आपके पास यहाँ पर 1/z विल बी इक्वल टू -3/73 -8/73। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आपसे कहा था सवाल में कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, इस तरीके से आप अपनी ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में ये 3 पार्ट्स गिवन है। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड आपने खुद करना है। सेकंड बिल्कुल सिंपल है, आपको z1 गिवन है, z1 का पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो अगर आपको पिछले सवाल समझ आ गए तो आप ये सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में आपसे कहा है z1/z2, तो z1 और z2 गिवन है, z2 डिनोमिनेटर में है तो z2 का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर अब देखते हैं। आपको गिवन है 5z1 माइनस 4z2 का मॉडुलस चाहिए। अब z1 और z2 आपके पास गिवन है, आप लेट करेंगे z इज इक्वल टू 5z1 माइनस 4z2। बार बार इस पूरी टर्म को लिखना मुश्किल काम है और जगह भी ज़्यादा घिरता है, तो आप z से रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरी टर्म को। z1 और z2 की जगह वैल्यू पुट करें, 5 इंटू z1 माइनस 4 इंटू z2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास z विल बी इक्वल टू -7 प्लस 13 आयोटा। अब z आपके पास आ गया -7 प्लस 13 आयोटा। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें।
तो रियल पार्ट -7 और इमेजिनरी पार्ट 13 के बराबर है। आपको मॉडुलस निकालना था, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √x² + y²। मेरे पास यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला √x² + y² है। x² की जगह वैल्यू पुट करें, y² की जगह वैल्यू पुट करें। जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास √218 यूनिट्स इसका आंसर आएगा। याद रहे आपके पास मॉडुलस ऑफ z जो था वो 5z1 - 4z2 के मॉडुलस के बराबर था। तो एंड में आपने वही चीज़ लिखनी है जो सवाल में आपके पास मौजूद थी। तो मेरे पास इस तरीके से मॉडुलस ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी डिटरमाइंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है कि वेरीफाई करें। बकिया तीनों पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। मैं फोर्थ पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो आप प्रूफ की एडिंग डाल के टेक लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 3 - 4 आयोटा प्लस 2/5। आपके पास इसका एलसीएम पहले लिया जाएगा। एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर 11 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 15 - 20 आयोटा, ये आपका आंसर आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में फिर से इमेजिनरी पार्ट है, एक आयोटा की टर्म है, तो आप उसी तरीके से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर के। यहाँ पर आपके पास -20 आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा +20 आयोटा में। तो कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद आपस में सॉल्व करें। डिनोमिनेटर में आपके पास a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये आपने खुद फिल करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 165 + 30 आयोटा प्लस 220 आयोटा प्लस 40 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है इसे आप ओपन करेंगे -1 में, तो आपके पास जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर आप -1 लिखेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास 125 + 250 आयोटा होल डिवाइड बाय 625। यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में 125 कॉमन है, तो आप दोनों टर्म से 125 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर में 125 × 1 + 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में आपके पास 625 था, तो जब आप 125 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपस में कैंसिल आउट हो गए 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 5। अब सवाल में आपके पास यहाँ पर 5 नहीं था, इसके साथ आयोटा भी था, तो आप क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। अगर आप इसको आपस में कैंसिल आउट भी करते हैं आयोटा को, तो आपके पास वापस वही चीज़ आ जाती है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जिस तरह कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते थे, यहाँ आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर 1 × आयोटा, आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर और 5 आयोटा। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, सिंपली वैल्यू पुट करें। आपके पास आयोटा 2 × -1 यानी कि -2, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, दैट इज आयोटा -2/5 आयोटा। सवाल में आपसे कहा था कि प्रूफ करें, वेरीफाई करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने यहाँ पर इस तरीके से प्रूफ कर लिया। यहाँ पर आपके पास चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई है तो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल इसी सेम पैटर्न से होगी। उसके ज़्यादातर सवाल जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो आपके पास इसी पैटर्न से होंगे जिस पैटर्न से अभी आपने एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 क्लोज हो रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कोशिश मेरी यही थी कि मैं जितना वाजे हो सकता है उतना वाजे आपसे डिस्कस करूँ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप उस सवाल को एक दफ़ा दोबारा से देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स दोबारा से क्लियर हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।